तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 में जो हम बात कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए एक्सरसाइज को करने से पहले। तो यहाँ पर अभी तक जो हमने देखा है वो देखा है थ्योरम, यानी कि पहले नंबर का प्रमेय जो हमारे इस चैप्टर में है वो हमने देखा है ए समरूपता प्रमेय, यानी कि कौन समरूपता प्रमेय। अब हमारी बारी है दूसरा जो थ्योरम है हमारा इस चैप्टर में, वो है हमारा एस समरूपता प्रमेय, यानी कि भुजा समरूपता प्रमेय। यहाँ भी हमको इस प्रमेय को अच्छी तरह से समझते हुए चलना है, क्योंकि जो प्रश्न आने वाले हैं ना इस चैप्टर में सारे इसी जो थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं इसी थ्योरम्स पे आधारित प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं। तो क्या कह रहा है थ्योरम, देखो जरा। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनकी संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमारा थ्योरम बता रहा है, बट ये तो हमने पढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, आओ जरा हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ ये कि सपोज हम अपने पास क्या है कि दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज है हमारे पास, एक है ABC और दूसरा है DEF। क्या है हमारे पास, दूसरा जो ट्रायंगल है वो है हमारे पास DEF। इस प्रकार से यहां पर बातें ये कही जा रही है कि ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती है। अब भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या है, भुजाएं समानुपाती का मतलब है AB बट्टे DE बराबर होने वाला है BC बट्टे EF और बराबर होने वाला है AC बट्टे DF। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सपोज अपने पास ये भुजा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब अगर अनुपात लेते हो AB बट्टे DE का तो 3/6 आएगा, BC बट्टे EF का लेते हो तो 4/8 आएगा, AC बट्टे DF का अनुपात लेते हो तो 5/10 यहाँ पर हमारे पास आने वाला है। अब अगर इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए तो 1/2 1/2 1/2, तो ये अनुपात समान है। यहाँ पर क्या समान है, अनुपात भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो थ्योरम में हमको ये बोला जा रहा है अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान आ जाए ना तो संगत कोण समान हो जाएंगे और भुजा ये त्रिभुज जो है दोनों वो समरूप हो जाएगा। इसको हमको साबित करके बताना है, ये हमारा थ्योरम है। तो सबसे पहली बात अपन क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाला है। क्वेश्चन की बात हम क्वेश्चन में करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो गिवेन में क्या है हमारे पास, जो हमने बात किया वही गिवेन है। AB बट्टे DE दे रखा है, ठीक है ना, इसमें त्रिभुज ABC और DEF में, ये गिवेन में लिखना है। AB बट्टे DE दे रखा है, BC बट्टे EF दे रखा है और AC बट्टे DF हमारे पास दे रखा है। बस इतना ही बात पता है। देखो कोई त्रिभुज समरूप कब हो जाता है, जब भुजाएं समानुपाती हो जाती है और कोण बराबर हो जाता है। तो भुजाएं समानुपाती तो तुमको दे रखा है, पहले वाला जो थ्योरम था हमारा कौन समरूपता प्रमेय, वहां पर कोण बराबर दे रखा था, भुजाएं समानुपाती साबित करना था हमको, हमने किया और त्रिभुज समरूप हो गया। यहाँ पर क्या है कि भुजाएं समानुपाती दे रखा है और किसी भी त्रिभुज को समरूप होने के लिए भुजाएं समानुपाती होना चाहिए और कोण बराबर होना चाहिए। अगर हमारे पास भुजाएं समानुपाती है तो अब हमको खोजना है कि किस प्रकार से हम कोण को इक्वल कर सकते हैं। बातें समझ में आई, आ जाओ। चलो जी, बहुत बढ़िया। सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है जी। देन हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले, बनावट करने वाले, कुछ पिक्चर के साथ छेड़छाड़ करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज DEF की भुजा DE और DF पर बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि अब हम अपना यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु, ये हमने लिया P और ये हमने लिया Q।
अब ये दो भुजा हमने दो बिंदु इस प्रकार लिया कि हमारा हो जाए ए बी बराबर डी पी एंड देन ए सी बराबर डी क्यू। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब बस इतना है कि हमने क्या किया, ए बी के बराबर में डी पी लिया और ए सी के बराबर में डी क्यू लिया। देन हमने क्या किया, पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को हमने मिला दिया। बस ये बनावट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ प्रमाण में। अब हम चलते हैं किस प्रकार से साबित कर सकते हैं। अब गौर से देखना, जरा गौर से देखना, हमारे पास दिया हुआ क्या है। गौर से देखना दिया क्या है हमारे पास। दिया हुआ है ए बी बट्टे डी, बी सी बट्टे ई एफ और ए सी बट्टे डी एफ। यहीं से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्या दिया हमारे पास, देखना जरा, ए बी बट्टे डी और बराबर में ए सी बट्टे डी एफ। इसका हम प्रयोग करने वाले हैं, ए सी बट्टे डी एफ। ये हमारे पास दिया है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब ए बी बट्टे डी और ए सी बट्टे डी एफ अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। एक बात बता दो बाबू कि हमने क्या बोला है कि ए बी को माना है डी पी। ए बी और डी पी क्या है, बराबर है। इसका मतलब ए बी की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, डी पी बट्टे डी। क्या लिखे हमने, डी पी बट्टे डी ई। डी पी बट्टे पी होगा ना जी, डी पी बट्टे पी ई हो जाएगा। हाँ, डी पी बट्टे डी ये हो जाएगा हमारा, डी पी बट्टे डी ई। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए सी के बराबर हमने क्या माना है, गौर से देखना, ए सी बराबर डी क्यू माना है। इसका मतलब ए सी बराबर हो जाएगा, अच्छा ए सी को तो ए सी बराबर डी एफ, तो ए सी बट्टे डी एफ तो हमने किया है ना। अब ए सी को माना है हमने क्या चीज, डी क्यू, तो डी क्यू बट्टे हो जाएगा हमारा डी एफ, डी क्यू बट्टे हो जाएगा डी एफ। यहाँ पर तुम समझना, यहाँ पर तुम समझना, अपने पास अगर दो त्रिभुज होता है ना इस प्रकार से, या देखो इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ये है हमारे पास ए बी सी डी ई। तो अगर हम इसको ऐसे लिखे, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, तो यहाँ पर डी ई समांतर हो जाता है बी सी की। ये थेल्स प्रमेय के विलोम से हमको पता है। और साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमने लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी बट्टे ए बी और ए ई बट्टे ए सी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे पास सेम आ रहा है कि डी पी बट्टे डी ई और साथ ही साथ डी क्यू बट्टे डी एफ, डी क्यू बट्टे डी एफ, यही तो आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये कि पी क्यू समांतर हो जाएगा, पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ के। क्या हो गया, पी क्यू समांतर हो गया ई एफ के। किससे हो गया, थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्यों हो गया ये, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब अगर तुमने नहीं देखा है तो यहां से समझो, अगर हमको किसी त्रिभुज में या तो ये अनुपात आ जाए या तो ये अनुपात आ जाए, तो ये डी ई रेखा बी सी के समांतर हो जाती है। हम क्या बोल रहे हैं, या तो ए डी बट्टे डी बी आ जाए, ए ई बट्टे ई सी आ जाए, तो हम बोल देंगे डी ई समांतर बी सी है। या ए डी बट्टे ए बी आ जाए, ए ई बट्टे ए सी आ जाए, तो भी बोल देंगे हम डी ई समांतर बी सी है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम हमको बता देता है। यहाँ तक अगर बातें क्लियर हो चुकी है तो हम आगे और देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। चलो, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब समझो यहाँ पर हो क्या जाएगा, अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, यानी पी क्यू समांतर ई एफ है, इसका मतलब ये, गौर से देखना यहाँ पर, अगर हम इस तरह से एक रेखा खींच दे, अगर ये मानो पी क्यू है और ये ई एफ है, ठीक है। अब ये रेखा क्या है, या पी हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये पी है, ये पी है, ये ई है, और यहाँ पर हमारे पास क्यू है और ये एफ है, ये हमने माना है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, अगर ये रेखा जो है ना इस रेखा के समांतर हो और ये दोनों तिर्यक रेखा हो, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर रेखा में बनने वाले संगत कोण समान होते हैं।
और ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा कोण है? संगत कोण है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल डी पी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल ई, तथा एंगल डी क्यू पी बराबर एंगल हो जाएगा एफ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर। बातें समझ में आ गई? हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समझना मुश्किल है, बशर्ते हर एक बात को बारीकी से देखते हुए चलो, ध्यान नहीं भटकना चाहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं। नाउ वी हैव टू सी इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ। अब हमको कहाँ देखना पड़ेगा? त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ में। त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ क्या देखने वाले हम यहाँ पर? क्या देखने वाले? यहाँ पर कोण डी पी क्यू बराबर है कोण ई के। बोलोगे बिल्कुल, कहाँ से? अभी हमने लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है, साबित कर चुके हैं। इसी तरह से कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ और कोण डी बराबर कोण डी, ये उभयनिष्ठ है। मतलब ये कि त्रिभुज डी पी क्यू छोटा वाला त्रिभुज और त्रिभुज डी ई एफ बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में तीनों कोण बराबर आ रहे हैं। अब इससे पहले जस्ट पहले हमने थ्योरम क्या पढ़ा है? अगर तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ए समरूपता पर में सबसे पहले हमने वही किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज यहाँ से डी ई एफ। ठीक है, क्यों हो जाएगा? ए समरूपता पर में से लिख लेना यहाँ पर समीकरण 1। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ यहां से। अब चूंकि त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? डी पी बट्टे डी, क्या लिख सकते हैं? डी पी बट्टे डी ई, और बराबर में लिख सकते हैं पी क्यू बट्टे ई एफ, पी क्यू बट्टे ई एफ। कोई दिक्कत? देखो समझो ना, अगर ये दोनों त्रिभुज डी पी क्यू और डी एफ समरूप है, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं डी पी बट्टे डी, यानी कि छोटे वाला त्रिभुज की भुजा और बट्टे में बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, फिर पी क्यू छोटा वाला त्रिभुज की भुजा बराबर बट्टे में बड़े वाले त्रिभुज की भुजा। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा बाबू डीपी किसके बराबर माना है? हमने डीपी ए बी के बराबर है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ए बी लिख देते हैं। ए बी बट्टे डी ई बराबर में पी क्यू बट्टे ई एफ, पी क्यू बट्टे ई एफ। और क्या यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि डीपी जो है वो ए बी के बराबर है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अच्छा एक बात और बताओ, ए बी बट्टे डी किसके बराबर है? ए बी बट्टे डी ई बराबर है हमारा बी सी बट्टे ई एफ के। तो हम इसके जगह पर ए बी बट्टे डी की जगह पर बी सी बट्टे ई एफ लिख देते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे बी सी बट्टे ई एफ बराबर पी क्यू बट्टे ई एफ। यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्या लिख देंगे? ए बी बट्टे डी ई बराबर है बी सी बट्टे ई एफ। यहाँ से देखो ना, यहाँ से देखो हम कुछ एक्स्ट्रा तो कर ही नहीं रहे, जो बातें दी हुई है उसी बातों को तोड़ मरोड़ कर हम चल रहे हैं, उसी बातों का यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर समझो, ई एफ से ई एफ क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बच रहा है बी सी बराबर में पी क्यू, बी सी बराबर में पी क्यू, यानी कि ये बी सी जो है वो पी क्यू के इक्वल है। नाउ अब आगे आ जाओ। अब त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू में देखना है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू, देख लो गौर से। ए बी बराबर हो जाएगा डी पी, देन ए सी बराबर होगा डी क्यू,
ये कहाँ से होगा, ये हमने बनाया था, कंस्ट्रक्शन किया था वहाँ से। देखो ना यहाँ पर हमने क्या माना, ए बी बराबर, कहाँ माना है, कंस्ट्रक्शन क्या किया हुआ है, ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, ये लिखा है ना, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से आया है। देन जो तीसरा तरफ है साइड हमारा बी सी बराबर पी क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, सिद्ध किया है, अभी अभी हम यहाँ पर सिद्ध करके आए हैं कि बी सी बराबर जो है वो पी क्यू है। यहाँ तक समस्या नहीं है। अब देखो किसी दो त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाए तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है इस रूप में, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। अच्छा, जो त्रिभुज सर्वांग सम है वो त्रिभुज समरूप भी तो होगा, यानी कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है वो समरूप हो जाएगा, लेकिन जो समरूप है जरूरी नहीं है वो सर्वांग सम। तो समरूप है तो ये समरूप, सर्वांग सम है तो ये समरूप भी हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा, ये किससे हुआ, ये हुआ एस 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 समरूपता पर में, एस 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 समरूपता पर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अब अगर समीकरण 1 और 2 को देखिए तो इधर डी पी क्यू डी एफ के समांतर है, इधर डी पी क्यू ए बी सी के समांतर है। मतलब क्या है कि यहां पर अपने पास डी पी क्यू यहां भी आ रहा है और डी पी क्यू यहां भी आ रहा है, तो अगर दोनों को देखेंगे तो डी ई एफ समांतर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा जी, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये हो गया सम तुम्हारा साबित। ठीक है, तो ये था आसान सा थ्योरम। देखते हैं आगे थ्योरम नंबर कितना देखा हमने, 6.49। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थ्योरम नंबर 6.5 को।